गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। जो भी जिस टाइम पे देख रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार। आई एम योर मैथ्स टीचर। तो आज हम लेके आए हैं एक रियल नंबर चैप्टर, हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10th का। रियल नंबर चैप्टर का नेम है और बात भी हम रियल ही करेंगे। ठीक है। हाँ, मैं थोड़ा लेट हो गया हूं, बट मैं इस वीडियो को एक एनालिसिस के बाद लेके आया हूं, जो कुछ ना कुछ तो आपको इस वीडियो में वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। पिछले 5 सालों में जो जो क्वेश्चंस आए हैं और अब तक के जो सैंपल पेपर्स में या बुक्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे टॉपिक्स कवर अप किए हैं मैंने इस वीडियो में। अब वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, बट कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिलेगी डेफिनेटली। क्या करने वाले हैं, देखो, अगर आप थोड़ा सा 1 घंटे की वीडियो देख रहे हो शॉर्ट्स, तो 15 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा हो भी गया, आपको नॉलेज जरूर मिलेगी। देखो क्या करेंगे हम इस वीडियो में। इस वीडियो में हम करते हैं चैप्टर्स के पहले बेसिक कंसेप्ट करेंगे। ठीक है। जो हमारा चैप्टर्स है उसके बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं, क्योंकि वो जरूरी है। कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी हम कुछ माइंड यूज कर पाएंगे अपने क्वेश्चंस में। फिर जो हमारे एनसीईआरटी रिलेटेड कंसेप्ट हुए हैं वो हम करेंगे, एनसीईआरटी में बुक्स में जो जो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। फिर हम कहते हैं टॉपिक वाइज एमसी क्या होगा। देखो, जो भी टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा उससे रिलेटेड 1-2 एमसी क्या सॉल्व करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर हम करेंगे, देखो एनसीईआरटी से भी काम नहीं चलता। फिर हम करते हैं चैप्टर्स की जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट हैं, मींस जो सैंपल पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो एक्स्ट्रा बुक्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जहां पर कुछ ट्रिक्स यूज होती है वो भी करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिलीटेड टॉपिक। कौन से टॉपिक इस चैप्टर में डिलीट हुए हैं, क्योंकि इस टाइम पे टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। इस टाइम पे हमारे पास लिमिटेड सा टाइम है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक नहीं आएगा। इज इट क्लियर? देखो, डिलीटेड टॉपिक जैसे इस चैप्टर में 1.1 में हमारा इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा वो कट चुका है। देखो, मैं उसकी नॉलेज आपको दूंगा, बट इस टाइम पे हमारे पास बहुत कम टाइम है, और इतना भी नहीं है कि हम अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बट सिर्फ जो यूजफुल है उस पे फोकस करना है। और हमारा 1.3 में जो इररेशनल नंबर प्रूव करते हैं वो भी कट चुका है। तो जो कट गया है भाई, अब उस पे टाइम वेस्ट मत करो। जो नॉलेज अब बढ़ानी है एक्स्ट्रा, वो एग्जाम के बाद बढ़ाएंगे। अब +1 के लिए, +2 के लिए। अब टू दी पॉइंट बात करते हैं। फिर एमसीक्यू सोल्व करने का थोड़ा सा आइडिया कि आपको एमसीक्यू कैसे सोल्व करने हैं, कैसे माइंड यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं कि क्या डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। देखो, टुडे मोस्ट वांटेड टॉपिक, इस वीडियो के जो मोस्ट वांटेड, इस वीडियो के क्या, इस चैप्टर के जो मोस्ट वांटेड टॉपिक है। मोस्ट वांटेड मतलब भाई सीबीएसई इनको पकड़ रही है बार बार, और पिछले 5 सालों से पकड़ रही है। ये सारे टॉपिक्स हैं, हर साल सीबीएसई इनको पकड़ती है। ये भी पकड़े जा रहे हैं, ये भी पकड़ा जा रहा है, ये सभी पकड़े जा रहे हैं हर साल। हाँ, कुछ की तो जमानत हो जाती है, किसी की जमानत हो गई 2017 में, बट कुछ तो ऐसे हैं लगातार सीबीएसई की पकड़ में है। और इसके बाद क्या करते हैं, HCF LCM कंसेप्ट, 6 and with 0, ये कंसेप्ट। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से करेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो ये हो गया आज का कंटेंट वीडियो का। वीडियो में बने रहना अच्छे से, आपकी नॉलेज काफी बढ़ेगी इस वीडियो के बाद। और जो 6 मार्क्स है इस चैप्टर के, इस चैप्टर 6 मार्क्स का है, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप वीडियो देखने के बाद 6 मार्क्स बड़े अच्छे से ले सकते हो, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। इन टॉपिक्स को समझने के बाद थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो, तो 6 मार्क्स यार बड़े आराम से ले सकते हो इस चैप्टर में। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक चैप्टर का। डोंट वेस्ट टाइम, सो डोंट टेक टेंशन, गिव अटेंशन। तो प्राइम नंबर सबसे पहले है कि छोटा सा कंसेप्ट है, आपने 9th में 8th में पढ़ा होगा, बट हम रियल नंबर के रिगार्डिंग जहां से क्वेश्चन बनता है, जिस कंसेप्ट से क्वेश्चन बनता है, वो सब करेंगे। थोड़ी सी अगर वीडियो लंबी हो जाए, बट कंसेप्ट सारा करेंगे।
प्राइम नंबर क्या होते हैं? अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है? 2। अब प्राइम नंबर होते क्या है? अब अगर मैं 2 को देखूं, 2 या तो 1 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा, यानी 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर है, या तो 1 या वो नंबर खुद। तो सिंपल सी बात है कि ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, या तो 1 या वो नंबर खुद, तो वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। अब आगे चलते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अब कंपोजिट नंबर क्या होंगे? अगर मैंने एक नंबर ले लिया 4, ठीक है, अब 4 को या तो 1 डिवाइड कर रहा है और 4 भी डिवाइड कर रहा है, और इसके अलावा इसे 2 भी डिवाइड कर रहा है, यानी ऐसा नंबर जिसको 1 और उस नंबर के अलावा अगर कोई भी एक सिंगल नंबर भी डिवाइड करता है तो उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इज इट क्लियर? अब करते हैं कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर, इसको चैप्टर में हम यूज भी कर रहे हैं। तो कोप्राइम नंबर क्या होते हैं? जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने लिया 2 और मैंने लिया 5, अगर मैं 2 के फैक्टर देखूं तो इसके फैक्टर 1 और 2, और अगर इसके फैक्टर की बात करूं 1 और 5, ठीक है, यानी ऐसे 2 नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, ऐसे 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, उन्हें क्या बोलते हैं? कोप्राइम नंबर बोलते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया 7, इसको मैं लिख सकता हूं 1 7, और अगर 11 की बात करें 1 और 11, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है? इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, यानी ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो उन्हें क्या बोलते हैं? कोप्राइम नंबर। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, करने जरूरी है, बट ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसको थोड़ा रब कर लूं मैं ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए और थोड़ा और अच्छे से आपको पढ़ा पाए, है ना। आगे जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा थोड़ा एडवांस टॉपिक आते रहेंगे। अब उसके बाद हम करते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। इसको बड़े अच्छे से समझते हैं, यहां से क्वेश्चन के आगे टॉपिक्स हैं जो वो इससे रिलेटेड है। टर्मिनेटिंग मतलब ऐसा नंबर जिसकी एक फिक्स वैल्यू हो, फिक्स वैल्यू। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं 10 डिवाइड बाय 2, तो इस नंबर की एक फिक्स वैल्यू है 5, यानी ये नंबर टर्मिनेट हो चुका है, ये नंबर खत्म हो चुका है। ठीक है, अब अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल लूं, अगर मैं लिखता हूं 10 डिवाइड बाय 3, तो अगर मैं इसके एक्सपेंशन देखूं तो 3.33 एंड सो ऑन। अब आप देखिए, आप खुद देखिए, ये जो नंबर है ये हमारा नंबर एक फिक्स वैल्यू नहीं दे रहा, ये नंबर हमारा चल रहा है, कंटिन्यू है। तो ये नंबर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म नहीं हो रहा, जिसकी वैल्यू चल रही है, नॉन टर्मिनेटिंग। बट इसके साथ साथ एक और चीज है, इसमें जो वैल्यू है जैसे 333 वैल्यू हमारी रिपीट हो रही है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये हमारा नंबर कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब करते हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसके बाद फिर उससे रिलेट करते हैं अगले क्वेश्चंस। जीरो से चलते हैं बिल्कुल, और जीरो से एडवांस लेवल तक। अब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा एनटी एन आर। एनटी एन आर मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं लिखने में, मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे 3.14 144 144 एंड सो ऑन। अब इस नंबर को ध्यान से देखिए, इस नंबर को देखिए आप, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ साथ में
ये वैल्यू है 141441444, वैल्यू क्या है, नॉट रिपीटिंग है। तो मैं इसको लिख सकता हूं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि वैल्यू फिक्स नहीं है, वैल्यू चल रही है। और नॉट रिपीटिंग, ना ही वैल्यू रिपीट हो रही है। तो ये नंबर क्या हुआ हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एंटी एनआर। अब एंटी एनआर का यूज क्या कहां पे करेंगे, इससे रिलेट करते हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट। एंटी एनआर को हम क्या बोल सकते हैं, इररेशनल नंबर। इसको हम बोल सकते हैं इररेशनल नंबर। अब यहां से मैं आइडेंटिफिकेशन देता हूं आपको इररेशनल नंबर की। अब पूरे मैथ्स में इररेशनल नंबर सिर्फ दो तरह के होते हैं, एक तो एंटी एनआर और दूसरे जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, जैसे √2, √3, √5 एंड √7। ये जो नंबर है सिर्फ ये दो नंबर्स हैं। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन क्या बन सकता है, आइडेंटिफाई द इररेशनल नंबर। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जब आइडेंटिफिकेशन आएगी या तो एंटी एनआर देखना है या आपको इनमें से कोई ये ऑप्शन देखना है। तो एग्जांपल लेते हैं इसका, मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो मेरे पास पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज इररेशनल नंबर। इनमें से कौन सा इररेशनल नंबर है। ये तो फिर फिक्स वैल्यू दे रहा है, इसकी वैल्यू होती है 3.14, तो ये तो इररेशनल नहीं है। इसकी भी एक फिक्स वैल्यू है, ये भी नहीं है। ये 3.141414, यानी ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। बट इररेशनल नंबर कौन सा होता है, आगे देखते हैं। ये वैल्यू देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और वैल्यू देखो 141441444, यानी जो ये वैल्यू है नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो हमारा जो ये नंबर हुआ ये हमारा इररेशनल नंबर है। इज इट क्लियर? तो आपको ये पहचान करनी है। देखो सिर्फ ये इररेशनल है, बाकी जो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, वो सब रैशनल में आएंगे। सिर्फ इररेशनल में एंटी एनआर करना। अब आगे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं टॉपिक वाइज, ठीक है, तो वो टॉपिक के साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। हमने कर लिया इररेशनल, अब मैं करता हूं रैशनल नंबर। मैं वो सारे कंसेप्ट ले रहा हूं जो इस चैप्टर में चाहिए। बेशक आपने 9th में पढ़ लिए, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़े तो अब पढ़ लो भाई ध्यान से, ठीक है। हमने 6 मार्क्स लेने हैं इस चैप्टर में, 6 मार्क्स, और डेफिनेटली ले सकते हो आप अगर आप अच्छे से पढ़ते हो। रैशनल नंबर, अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। p बाई क्यू की फॉर्म में 3/4, 5/6, 7/8, ये सारे रैशनल है, या माइनस लगा दो तो भी ये रैशनल है। बट कंडीशन क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू 0। क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। कैसे? अगर मैं 3/0 कर दूं तो जो ये 3/0 है, डिनोमिनेटर में जो 0 है, ये क्या हो गया मेरा, अनडिफाइंड। तो यानी अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो नंबर अनडिफाइंड हो गया। अब क्या न्यूमिनेटर में 0 आ जाए, क्या वो रैशनल है? हाँ भाई ये है, क्योंकि इसको मैं 0/1 भी लिख सकता हूं, 0/2 भी लिख सकता हूं, 0/3 कुछ भी लिख लो, तो ये नंबर रैशनल है। यानी मैं बोल सकता हूं कि 0 एक रैशनल नंबर है। बट अगर ये डिनोमिनेटर में चला जाए तो ये नंबर को अनडिफाइन कर देगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये है हमारा रैशनल नंबर। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल एंड इररेशनल। इसकी नीड कहां पड़ती है? इसकी नीड हमारे पास जब एमसी का होता है, हमें आइडेंटिफाई करना होता है इररेशनल और इररेशनल कौन सा नंबर है भाई। तो प्रॉपर्टी देखते हैं, एक बार हल्का सा कंसेप्ट देखते हैं। वैसे तो आपने 9th में पढ़ा होगा
बट मैंने आपको बोला जो जो कंसेप्ट इस चैप्टर में चाहिए वो सारा पढ़ेंगे। 6 मार्क्स लेने हमने अच्छे से। तो देखो, जब भी रैशनल और रैशनल मिलते हैं तो हमेशा रैशनल ही आएगा, या तो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे देखो, मैंने लिया 3 प्लस 3, दोनों रैशनल है तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा एग्जांपल की नीड नहीं है, एक हल्का हल्का सा आइडिया दे देता हूं आपको। तो ये सब ऑपरेशन लगाने के बाद आर और आर में हमेशा आर ही आएगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं। अब अगर आर और आई आर मिल जाए तो क्या आएगा? तो भाई जो ये आई आर है हमारा, ये बहुत पावरफुल है। जब आर और आई आर मिलेंगे तो हमेशा आई आर ही आएगा। इज इट क्लियर? एग्जांपल देते हैं। चाहे आप प्लस का ऑपरेशन लो, माइनस लो, मल्टीप्लाई लो या डिवाइड लो, मैं आपको इससे एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लिया मैंने 3 लिया रैशनल, अब मैंने इसमें प्लस कर दिया इरेशनल, तो जो मेरी ये फॉर्म बनेगी इसको मैं क्या बोलूंगा, इरेशनल नंबर। इज इट क्लियर? अब अगर मैं मान लिया 3 लिया मैंने रैशनल और मल्टीप्लाई कर दिया √3 इरेशनल, तो जो 3√3 आएगा, ये जो नंबर आएगा ये भी क्या होगा, इरेशनल। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आर और आई आर मिलते हैं तो हमेशा आई आर ही आएगा। इसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगा इसके। अभी छोटा सा एक और कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एमसी का होगा एग्जांपल दूंगा। अब चलते हैं आगे कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं ना, स्पेस होगा तभी तो लिख पाएंगे। तो देखो, अब क्वेश्चन ये है भाई कि अगर आई आर और आई आर मिल जाए, अगर आई आर मिल जाए तो क्या होगा, तो आर भी आ सकता है और आई आर भी आ सकता है। तो यानी अगर ये दोनों मिलेंगे तो कोई भी नंबर आ सकता है। कैसे? एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखो, अगर मैं इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं इरेशनल नंबर से, दोनों इरेशनल है भाई, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो √3 मल्टीप्लाई √3 क्या आएगा, 3, और 3 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर। अब आप कहोगे सर ये तो रैशनल आया, इरेशनल तो नहीं आया, बट इरेशनल भी आएगा। कैसे? देखो, अब मैंने √3 की मल्टीप्लाई की √5 से, ये दोनों इरेशनल है। देखो, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, √15, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये नंबर भी क्या है मेरा, इरेशनल। तो यहां से आपको समझ आया कि जब भी इरेशनल और इरेशनल मिलते हैं तो आर भी आ सकता है और आई आर भी आ सकता है। मैं सारे कंसेप्ट आपको इसलिए करवा रहा हूं कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, हम क्वेश्चन को कर ले, पकड़ ले। अब यहां पे आप प्लस लगाओ, माइनस लगाओ, मल्टीप्लाई लगाओ या डिवाइड लगाओ, दोनों के केस में या तो आर आ सकता है या आई आर आ सकता है। अब आप कह रहे हो कि सर एक और एग्जांपल दो, एक और एग्जांपल दे। अगर मान लेते हैं, यहां पे देखो, ये मैंने मल्टीप्लाई की है। मान लिया अगर मैं 2√3 माइनस √3 कर दूं तो ये क्या आएगा, √3, ये इरेशनल नंबर है। बट अगर मैं √3 माइनस 3 प्लस √3, यानी ये इस नंबर को, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, दोनों को अगर ऐड करूं तो ये देखो क्या होगा, इसको मैं माइनस लूंगा, इसको प्लस लूंगा। अब देखो, अगर इन दोनों को प्लस करता हूं तो ये कट जाएंगे और ये 3 क्या आएगा, रैशनल आएगा। यानी आपके सामने है, मैंने जब इन दोनों को ऐड किया तो रैशनल आ रहा है, सब्ट्रैक्ट किया तो इरेशनल आ रहा है। यानी आप हर एक केसेस में आपको रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। क्लियर? तो मैंने ये सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल दे दिया आपको, ये एडिशन का एग्जांपल दे दिया। ऐसे ही आप सारे ऑपरेशन में दोनों वैल्यू ले सकते हैं।
अब आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। आई थिंक आपको ज्यादा इसके एग्जाम्पल की नीड नहीं पड़ेगी, अभी मैं क्वेश्चन करवाता हूं इससे रिलेटेड। पहले इसको रब कर लेते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन यही पढ़ा था भाई। तो स्टार्ट करते हैं। हमने टॉपिक्स कर लिया रैशनल नंबर और इरेशनल का। अगर यहां से क्वेश्चन आया तो कैसा आया आपको आइडेंटिफाई करना है क्या। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर। मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी है कि जब भी आर और आई आर मिलेंगे तो हमेशा आई आर ही आएगा। इस कंसेप्ट को आप हल्के में मत लो, ये जो कंसेप्ट है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं मैंने हर वो टॉपिक ट्राई किया है क्लियर करने की, इसमें कवर करने की जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अगर यहां से क्वेश्चन आया रैशनल और इरेशनल से, तो ये जो हमने कर लिया है कंसेप्ट, इतने कंसेप्ट से आप इसका क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो इसका आंसर क्या है, देखो आर और आई आर से हमेशा क्या आता है, आई आर आता है। तो इसका फर्स्ट ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही है। ऑलवेज रैशनल ये गलत है, रैशनल और इरेशनल ये भी गलत है भाई, नन ये तो है ही नहीं है। हमारा पहला आंसर है ऑलवेज इरेशनल। तो आगे चलते हैं अगले टॉपिक्स की तरफ, साथ साथ मैं आपको एमसीक्यू भी सॉल्व करवाता रहूंगा। देखो अब हम करते हैं, हमने ये टॉपिक्स पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम। अब फंडामेंटल थ्योरम है क्या, ठीक है, तो राइट करते हैं, बस नाम से डरा देते हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम है कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है फंडामेंटल थ्योरम। तो जो जरूरी है टू द पॉइंट वो बात करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम मतलब ये बोलते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लें मैंने 12 लिया, अब 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई 3। तो कहने का मतलब ये है कोई भी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में राइट कर सकते हैं। इतना जानना सफिशिएंट है अबाउट फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, देखो आपने छोटी क्लासेस में सीखा था, इस तरह से करते हैं, 2 6 12, 2 3 3 1। बट बड़ी क्लासेस में ऐसे करने की नीड नहीं है। 12 लिखा, 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 into 3, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 into 2 into 3, बस हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे मान लो आपको 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अब बड़ी क्लासेस में ये नहीं करना, एमसीक्यू हमारे पास इतना टाइम नहीं है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 21 into 10, 21 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 into 7, 10 को लिख सकता हूं 2 into 5। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो ये सारे नंबर, जितने भी नंबर है इसके अंदर, ये सारे प्राइम है ना सभी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपसे ऐसे तो पूछेगा नहीं, आपको करके भी नहीं दिखाना, आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको इस तरह से करना है। उसी नंबर को ब्रेक कर लो, जो नंबर ब्रेक होता है उसको आगे प्राइम नंबर में ब्रेक करते जाओ। ये लार्ज मेथड की तरफ हमने नहीं जाना, अभी इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। जो कंसेप्ट होगा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। यस, व्हाइट मार्कर लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% श्योर, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% विदाउट लॉन्ग डिवीजन, विदाउट लॉन्ग डिवीजन आपको बताना है कि नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है।
विदाउट लॉन्ग डिवीजन आपको बताना है कि नंबर टर्मिनेटिंग है या लॉन्ग नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे? जैसे मैंने लिया 31 डिवाइड बाय 3125, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, ये डिनोमिनेटर का जो ये मेरा नंबर है 3125, अब आप इसको अगर प्राइम फैक्टराइज करो 5625, मैंने आपको बोला ऐसे नहीं करना, आपके लिए मैं इस तरह से कर रहा हूं 125 25 5 5 5, यानी जब मैंने इसको प्राइम फैक्टराइज किया तो मेरे पास 31 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइम्स 5 आया, यानी 5 की पावर 5। बस अब ये नंबर टर्मिनेटिंग है। क्यों है ये टर्मिनेटिंग, इसको भी देख लेते हैं। अगर मेरे डिनोमिनेटर में, यहां पर डिनोमिनेटर में अगर 2 या 5 के फैक्टर्स आते हैं, 2 या 5 के फैक्टर आते हैं, तो नंबर होगा मेरा टर्मिनेटिंग। अगर इसके अलावा सिंगल कोई भी अलग फैक्टर आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग पे टिक करोगे आप। तो मान लिया, अब इसका एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं इसका। मान लिया मेरे पास है 23 डिवाइड बाय 2 110, तो 23 डिवाइड बाय 2 110 आपको बताना है ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। जब मेरे पास 21 आ गया नीचे, जब मेरे पास नीचे 21 आ गया, यानी मैं इसको लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 23 डिवाइड बाय 21 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 7, 10 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 5। इतना आपको करने की नीड नहीं है। जब आपको पता है 21 पड़ा है और आपको पता है 21 को अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे या तो 3 आएगा या 7 आएगा, इतना सफिशिएंट है, ज्यादा आगे नहीं जाना। जब आपको पता लग गया कि डिनोमिनेटर में 2 या 5 के अलावा कोई एक अलग दूसरा नंबर आ रहा है, तो आंसर पे क्लिक करोगे आप नॉन टर्मिनेटिंग। फिर आगे आपको सोल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ इतना सा देखना। अब आप इसमें देखो 3 और 7 आ रहे हैं, तो ये नंबर हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। और कैसे क्वेश्चन बन सकता है और देखते हैं, मैं एग्जांपल भी दूंगा, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूं, फिर एमसीक्यू की थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं साथ साथ। अब मान लिया इस तरह से लिखा हुआ 31 डिवाइड बाय 2 पावर 3 5 और यहां पर लिख दिया 7। पूछ रहा है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। भाई आप यहां पे देखो 2 5 तक तो काम चलेगा, बट यहां पर ये 7 आ रहा है, मतलब 7 आ रहा तो गड़बड़ है। अब यहां पर 7 आ गया तो हम क्या बोलेंगे, ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इतना सा ध्यान रखना आपको, ये माइंड में रखना है कि 2 और 5 के अलावा मुझे और कुछ नहीं दिखना चाहिए। सिर्फ 2 और 5 आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल करते हैं, साथ साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं इसके। जैसे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग, अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं, यहां पर आया 441, तो 125 डिवाइड बाय 441, 441 21 का स्क्वायर होता है। एक बात ध्यान रखना, आप 1 to 30 स्क्वायर लर्न करना और 1 to 15 क्यूब, ये चीजें आपको लर्न होनी चाहिए क्योंकि आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अब 21 आ गया, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 या 7 आएगा, ये नहीं है। यहां पर भी 21 आ रहा है, मतलब ये भी नहीं है। यहां पर अगर देखें इसको, यहां लग रहा है कुछ, उससे पहले अगला देखते हैं। नेक्स्ट में देखो 2 स्क्वायर 5 और ये 7 क्यूब, यहां मल्टीप्लाई 7 क्यूब है। जब 7 क्यूब आ गया तो ये भी नहीं है, ये टर्मिनेटिंग है। मुझे बताना है विच ऑफ द फ्लोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको देखते हैं 1600 को। 1600 को अगर मैं ब्रेक करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1600 को यहां पे लिखते हैं, देखो
600 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, और 100 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 5 10 और 2 मल्टीप्लाई 5 10। आप देखो कहीं पे भी 2 या 5 के अलावा कुछ आ रहा है, कुछ भी आ रहा है 2 या 5 के अलावा, हर जगह 2 और 5 है। तो मतलब हमारा ये जो नंबर है इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। बाकी सब नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। अब और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं या जो जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो सारे मैंने थोड़े थोड़े एग्जांपल आपके लिए कलेक्ट किए हैं। बाकी थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करना, आपके डेफिनेटली 6 मार्क्स कहीं नहीं गए इस चैप्टर के। अब आपके पास क्वेश्चन है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7 by 125 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेस। इसको पहले समझो, ये क्या कहना चाह रहा है, ये पूछना क्या चाह रहा है आपसे, ये समझो। देखो मैं आपको छोटे से एग्जांपल से देता हूं। मान लिया मेरे पास है 10 और 10 छोड़ते हैं, 10 तो डिवाइड होता है। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लिया मेरे पास 3 है डिवाइड बाय 2, तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये आएगा 1.5। ये नंबर क्या है मेरा? टर्मिनेटिंग है। अब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कहां तक गई है? डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक गई है ना, 1 प्लेस तक गई है। देखो डेसिमल के बाद 1.5। तो ऐसे ही आपको बताना है भाई जो ये नंबर है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कितने प्लेस तक जाएगी। 100% श्योर टॉपिक चल रहा है इस टाइम आपका, ये यहां से क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली। अब इसकी मैं आपको ट्रिक दूंगा कि आपको करना कैसे है। आपको पूरा सोल्व करना ही नहीं है, सिर्फ छोटी सी ट्रिक यूज करनी है और क्वेश्चन सॉल्व कैसे देखते हैं। देखो मेरे पास है 7 125, इसको मैं अलग से समझाता हूं। देखो ये नंबर था मेरे पास 7 डिवाइड बाय 125, तो 7 डिवाइड बाय 125 को मैं क्या लिख सकता हूं 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी मैं लिख सकता हूं 7 डिवाइड बाय 5 पावर 3। बस आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको डिवाइड नहीं करके देखना आपको, यहां देखो डिनोमिनेटर में जो 2 और 5 आएगा, या तो 2 आएगा या 5 आएगा, तभी तो टर्मिनेटिंग होगी। तो जो भी उसकी मैक्सिमम पावर होगी वो आंसर है। तो इसका आंसर आएगा 3, मतलब 3 प्लेसेस के बाद इसकी डेसिमल एक्सपेंशन रुक जाएगी। मान लिया अगर ऐसा आता 7 डिवाइड बाय 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 2। अब देखो 2 और 5 है, मतलब नंबर टर्मिनेट है। अब इसमें मैक्सिमम पावर किसकी है? मैक्सिमम पावर कौन सी है आपके पास? ये 3, ये मैक्सिमम है। तो यानी इसका आंसर क्या आएगा? 3 डेसिमल प्लेस। देखो अब करना क्या है, जब नंबर टर्मिनेट होगा तो क्या होगा उस टाइम पे? या तो 2 के फैक्टर आएंगे या 5 के। अब पूछ रहा है कि कितने प्लेस तक डेसिमल रुकेगा, डेसिमल एक्सपेंशन कितने प्लेस तक जाएगी। आपको सिर्फ पावर देखनी है, जो मैक्सिमम पावर है वो आंसर है। तो आप राइट कर लो मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ 2 और 5, या तो 2 की या 5 की, दैट इज आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन किया था हमने, कहां पे थे हम? क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहां पे थे हम। अब आप देखो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कहां जाएगी? 7 बाय 5 पावर 3 था, तो इसका आंसर आएगा दिस वन। अगर ऐसा होता 7 डिवाइड बाय 2 पावर 4 और 5 पावर 3,
तो मैक्सिमम पावर कौन सी है 4, तो इसका आंसर ये होता। ठीक है, तो ये हो गया मेरा डेसिमल एक्सपेंशन वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कन्वर्ट इन पी बाय क्यू फॉर्म। देखो उसको ध्यान से समझना, ये आपने 9th में भी किया था, बट 9th में आपने लॉन्ग मेथड से किया होगा, हम इसको शॉर्ट मेथड से करेंगे। कैसे करना है, देखो मान लिया आपके पास आ गया कि 0.9 बार है, इसको आपने P बाय क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ये मेरे पास 9 है, पॉइंट के बाद इसको लिखा, जितने नंबर पे बार है उतने ही 9 से डिवाइड कर दिया, तो 9 डिवाइड बाय 9 ये आ गया 1। तो इसका आंसर क्या होगा 1, यानी इस 0.9 बार का आंसर क्या होगा 1। और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया 0.254 बार, इस तरह से है। अब इसको P बाय क्यू की फॉर्म में लिखना है, तो ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे। पहले तो लिखा 254, लिख दिया, डिवाइड में जितने नंबर के ऊपर बार है, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने ही 9 लगाएंगे, बट ऊपर कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट बना लेंगे। पहले क्या करेंगे, वो नंबर लिखेंगे 254, उसके बाद क्या करेंगे, जितने नंबर पे बार है उतने 9 लगाएंगे, और जो जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है, ये नंबर बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे, उस नंबर को ऊपर वाले से माइनस, तो इसका आंसर क्या आएगा 252 डिवाइड बाय 990। तो नीचे आपको 3 डिजिट बनाने थे, 2 पे बार था लगा दिया, 3 डिजिट के लिए यहाँ पे 0 लगा दो। ऊपर से क्या करना है, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे यहाँ पे लिखा 0.123 बार है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले आप 1 2 3 लिखो, नीचे 2 नंबर के ऊपर बार है तो 999, 3 डिजिट बनाने के लिए 0 लगा दिया। अब क्या करेंगे, जिस नंबर पे बार नहीं है, जिस नंबर पे बार नहीं है उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 122 डिवाइड बाय 990। इस तरह से आपको करना है। अब आपका ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो ये आ गया 252 डिवाइड बाय 990। क्या ये कट होगा, कट कर लेते हैं इसको। अगर मैं इसको कट करूं, ये 3 8 जा और 3 4 जा, 3 3 0, उसके बाद फिर 3 पे कट हो रहा है, 3 2 जा 6 2 8, ये भी कट हो रहा है भाई 1 1 0, तो मेरे पास आया 28 डिवाइड बाय 110। आगे कट हो रहा है, आगे अगर इसको देखें ये कट होगा हमारा 4 पे 2 पे कट हो रहा है, तो ये 14 और ये डिवाइड बाय 55, तो इसको मैं लिख सकता हूं 14 डिवाइड बाय 55। देखो अब आप ऐसे करोगे कि x लेट करोगे, फिर जितने पे बार है उतनी 0 लगाओगे, उससे काम नहीं चलेगा, टाइम सेव करना है। तो आपको किस तरह से करना है, ये मेथड है। कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स किए थे इसके, हाँ यहां पर थे, हाँ ये देखो, ये ऊपर वाला मैं रब कर देता हूं। इसके एग्जांपल देखेंगे, देखो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है कि 0.9 बार एज रैशनल नंबर, तो 0.9 बार मैं आपको बता चुका हूं, इसका आंसर क्या है 1। अब देखो 0.254 इज इन द P बाय क्यू फॉर्म, देन P प्लस क्यू इज इक्वल टू, जब हमने इसको P बाय क्यू फॉर्म में कन्वर्ट किया था तो मेरे पास आया था 14 डिवाइड बाय 55। तो अब ये पूछ रहा है देन P प्लस क्यू, P प्लस क्यू यानी 14 प्लस 55 इज इक्वल टू 69। तो 69 कहां पर है भाई, ये रहा। सो दिस इज योर आंसर। अब आप सोच रहे होंगे भाई मैं ये टॉपिक्स भी लेके आ रहा हूं,
ये टॉपिक्स 9th में आप पढ़ चुके हो, बट हम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये वो सारे टॉपिक्स मैं ट्राई कर रहा हूं, जो जो चैप्टर की नॉलेज है, जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 10th में भी, एक्स्ट्रा बुक्स में भी, वो हम सब कवर अप कर रहे हैं। क्योंकि अब हमारे पास कितना टाइम बचा है, हमारा अक्टूबर चल रहा है, इसलिए अब जो रिवीजन चल रही है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट कोशिश की है कि सारे टॉपिक कवर हो ताकि आपका बेस अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। अब डियर स्टूडेंट्स, जितने भी टॉपिक मैंने किए हैं यहां से यहां तक आप अच्छे से देखना और उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ के आना, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या करेंगे, अब हमारी एक थ्योरम है HCF मल्टीप्लाई LCM is equal to product of two number। अब ये HCF और LCM होते क्या हैं, पहले इनको देख लेते हैं। देखो HCF और LCM हम आई थिंक 6th 7th क्लास में सीख जाते हैं, 5th में भी सीख जाते हैं, बट अब आपको ऐसे तो बोलेगा नहीं, क्योंकि अब आपने MCQ सोल्व करने, आपको ऐसे तो बोलेगा नहीं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकालो, या आपका जो मेथड है उससे डिवीजन मेथड से HCF निकालो, ऐसे तो आपको बोलेगा नहीं। क्योंकि अब आपके हाथ खुद में है कि आप MCQ सोल्व कर रहे हो, जो मेथड आपको इजी लगा उससे सोल्व करना, ठीक है ना। क्योंकि MCQ में आपको सब्जेक्टिव थोड़ी करके दिखाना, बट थोड़ा सा रफली बता देता हूं कि ये होते क्या है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इज इट क्लियर। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, ये मेरा HCF और LCM की फुल फॉर्म होती है। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, वैसे तो 10th में नहीं बताना चाहिए आपको, बट फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूं आपको सभी टॉपिक्स का। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास 12 है, तो मैं 12 को कैसे लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूं भाई, हाँ जी लिख सकता हूं, है ना। और मैंने 24 लिया, 24 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूं, यस लिख सकता हूं, है ना, लिख सकते हैं। और मैंने ले लिया, कोई और ले लिया, 18 ले लिया, 18 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूं। अब देखो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है देखें, देख लेते हैं। अब देखो 2 की बात करें तो इसमें 2 है, इसमें 3, यानी एक यहां पर पड़ा ही है। तीनों में अगर कॉमन देखें तो सिर्फ एक 2 है, तो एक तो 2 बार आ गया, और 3, हाँ 3 पड़ा है, इसमें एक पड़ा है, सब में ये वाला ले लो, कोई भी ले लो, क्योंकि 2 तो नहीं ले सकते, तीनों में जो कॉमन है हाईएस्ट, तो 2 मल्टीप्लाई 3 तो 6 आ गया आंसर। अब 2018 में क्वेश्चन आया था, 2018 में क्या क्वेश्चन आया था, इसको रब कर लेते हैं पहले। में माइट भी 2017 में क्वेश्चन आया था कि फाइंड द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे पहले तो बच्चे यही कंफ्यूज है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता क्या है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, बट कहीं सोल्व करते हैं 3 से, तो ये गलत है, और जबकि गलती स्टूडेंट्स ने की भी है। उसके बाद स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो हमारा 2 हो गया,
स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा हो गया 4। अब इन दोनों का HCF क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूं, है ना। तो अगर इन दोनों में देखें, इन दोनों में कॉमन क्या है मेरा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है मेरा 2, तो ये हुआ मेरा आंसर। इज इट क्लियर। ऑप्शन में 1 भी था, 1 कब, जब आपने 3 माना, 3 में आप लिखोगे 1 इंटू 3 तो कॉमन आएगा नहीं, फिर तो 1 ही आएगा। तो ऑप्शन में 1 भी था, ये क्लिक किया, बट आंसर है ये। इसके रिगार्डिंग मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, थोड़ा सा और टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से। अब देखो, अब भाई एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। मैंने 12 को लिखा था 2 मल्टीप्लाई 3। अब मैंने 24 को लिखा था 2 मल्टीप्लाई 3, और मैंने 18 लिया था, 18 को लिखा था मैंने 2 मल्टीप्लाई 3 ये लिखा था भाई, है ना, ये सब लिखा था। अब एलसीएम कैसे ले, एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो ध्यान से समझो। इसमें नंबर देखो कौन कौन से हैं, इसमें 2 ही तरह के नंबर है, या तो 2 है या 3 है, सिर्फ 2 ही तरह के नंबर है। तो 2 ही तरह के नंबर है, पहले तो उन 2 नंबर्स को लिख लो। ये लिख लिया भाई, ये क्या हो रहा है भाई, मैजिक हो रहा है। ये 2 नंबर्स को लिख लिया, मल्टीप्लाई डाल दो। अब देखो जो 2 है सबसे ज्यादा बार किसमें है, इसमें तो 2 बार है भाई, इसमें पड़ा है भाई साहब 3 बार पड़ा है, तो इसकी पावर 3 लगा दो। अब 3 देखो, इसमें 1 टाइम है, इसमें 1 टाइम, इसमें 2 टाइम है, तो इधर 2 लगा दो। तो एलसीएम आपका आएगा, ये मैजिक पता नहीं क्यों हो रहा है, तो एलसीएम आपका आएगा 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 2, 2 पावर 3 यानी 8, 3 पावर 2 यानी 9, तो एलसीएम विल बी 72। मतलब एलसीएम का मीनिंग क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी 72 एक ऐसा मल्टीपल है जो इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, और इससे भी डिवाइड हो रहा है। एक ऐसा सबसे पहले आने वाला एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये हमारा 72, ये मीनिंग होता है। और ये बातें आपको 8th में या 7th में पता होनी चाहिए, बट हमने क्या करना है, हमें तो बेसिक पूरा क्लियर करना है, 6 मार्क्स लेने हैं, है ना, तो सारी चीजें पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा सा। अब क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो, अब मैं छोटे से एग्जांपल से लेता हूं। मान लिया मैंने लिया था 2, ठीक है, और यहां पर ले लिया मैंने 4। 2 को मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 2, 4 को मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूं। अब देखो इन दोनों का जो मेरा HCF आया था वो 2 आया था, HCF आया था मेरा 2 आया था। इज इट क्लियर, यहां तक कोई डाउट। इसके अलावा हमारे पास 2 आ रहा है ना, ठीक है, तो HCF इसका आ रहा है 2। इज इट क्लियर। अब इसको साइड में लिख लेते हैं कि HCF आ गया 2 और 4 का 2 आ गया, और नंबर कौन कौन से है मेरे पास। अब इसको रब कर लेता हूं। मैं आपके साथ ये थ्योरम्स का प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूं। नंबर कौन कौन से है मेरे पास, नंबर मेरे पास 2 है। कौन कौन से नंबर लिए मैंने, एक तो 2 लिया है और एक मैंने 4 लिया। अब एलसीएम देखते हैं, इनका एलसीएम क्या आएगा, 2 और 4 का एलसीएम। छोटे से एग्जांपल से ले रहा हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 2, इसको 1 इंटू 2 लिख सकता हूं। तो देखो कौन कौन से नंबर है, 1 को तो छोड़े यार, 1 तो लिखा है फॉर्मेलिटी के लिए,
वन का तो क्या मीनिंग है, यहाँ पे 2 है एक नंबर और ये मैक्सिमम टाइम इसमें है, तो 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, यानी इसका एलसीएम क्या आएगा 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2 यानी 4 एलसीएम आ गया। तो इनका एलसीएम कितना आया 4। मैं छोटे से नंबर से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। फिर इसका क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट टेक टेंशन, जस्ट गिव अटेंशन, डोंट टेक टेंशन, जस्ट गिव अटेंशन। अब देखो थ्योरम क्या कह रही है, थ्योरम कह रही है कि HCF मल्टीप्लाई एलसीएम विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो HCF क्या है मेरा 2, एलसीएम क्या है मेरा 4, और नंबर कौन कौन से है 2 और 4, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। यस, ये थ्योरम सही बोल रही है भाई, सच में सही बोल रही है थ्योरम। सच में ऐसा होता है कि 2 नंबर का HCF और एलसीएम बराबर होता है 2 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन आपके या तो ऐसे बन सकते हैं कि इन 4 चीजों में से कोई 3 दे देंगे, एक निकालनी है, वो सबसे सिंपल क्वेश्चन। उसमें क्या करना होता है, बस आपको मल्टीप्लाई करनी है, सोल्व करना है, डिवाइड करना है। दूसरे क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं स्टेटमेंट वाले। दूसरे स्टेटमेंट वाले या तो रो वाले क्वेश्चन आ गए या कॉलम वाले क्वेश्चन आ गए। स्पेलिंग देख लेना भी, कंसेप्ट सही है मेरा। इसमें देख लेना कि रो वाले क्वेश्चन आ गए या कंसेप्ट कॉलम वाले क्वेश्चन आ गए। और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, हाँ बेल वाले क्वेश्चन आ गए, बेल रिंग वाले क्वेश्चन आ गए। ठीक है, एक आपका 1.1 में आर्मी कंटीजेंट वाला क्वेश्चन है आपका कि 32 आर्मी के पीछे 616 आर्मी मेंबर्स को लगाना है, उस तरह के स्टेटमेंट क्वेश्चन। क्योंकि 1.1 की अगर मैं बात करूं, 1.1 में से इक्विलिब्रियम डिवीजन डिलीट हो चुका है, उसके रिगार्डिंग HCF कोई नीड नहीं है, HCF निकालना आना चाहिए बस, जैसे मर्जी निकालो। तो बट एक क्वेश्चन शायद बनता है, थोड़ा सा एडवांस लेके चलेंगे हम, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। हाँ वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनता है शायद आर्मी वाला, उसके रिगार्डिंग मैं MCQ ट्राई करता हूं। तो देखो जब भी ये स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम रो और कॉलम का जब भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको HCF ही फाइंड करना है। जब भी रो और कॉलम का क्वेश्चन मिलेगा भाई, हाँ इक्वल नंबर ऑफ रोज बनानी है, इक्वल नंबर ऑफ कॉलम बनानी है, तो भाई वो HCF पूछ रहा है। मतलब डायरेक्टली पूछ लो व्हाट इज योर फादर नेम, सब बता देंगे, बट पूछ ले यार व्हाट इज योर मदर हस्बैंड नेम, बात तो वही है ना। या तो फादर नेम पूछ लिया या पूछ लिया व्हाट इज योर मदर हस्बैंड नेम, बात तो एक ही है। तो बात यही है भाई, इसमें डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, इसमें आपसे पूछ तो रहा है HCF ही, बट मदर हस्बैंड नेम पूछ रहा है, घुमा के पूछ रहा है ना। अब बेल रिंग की बात करें, बेल रिंग भाई, एक बेल 10 सेकंड के बाद बजती है, दूसरी 15 सेकंड के बाद बजती है, तीसरी 30 सेकंड के बाद बजती है। पहली बात तो इतनी जल्दी बेल बजेगी ही नहीं, है ना। अगर बज भी रही है, रिंग भी कर रही है, तो भाई अब बताना है हमें कि अब इकट्ठी कब बजेगी। अब इतने सारे काम है हमारे पास, अब हम बेल के बारे में सोचेंगे क्या। बट फिर भी क्या करें, सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन दे दिया, कहीं ना कहीं तो माइंड यूज करेंगे। चलो, अब जब भी बेल रिंग वाला क्वेश्चन आया, बेल रिंग वाला क्वेश्चन आया तो आप एलसीएम ही निकालोगे। मैं आपको इस चैप्टर का पूरा एनालिसिस दे रहा हूं, मैं गारंटी देता हूं, इसके अच्छे से टॉपिक्स कर लो, ये सारे अच्छे से पढ़ लो, थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस की। 6 मार्क्स, 6 आउट ऑफ 6 लोगे आप। अब बेल रिंग वाले में एलसीएम फाइंड करना है, रो और कॉलम वाले में HCF फाइंड करना है। इज इट क्लियर। अब क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, क्वेश्चन भी तो बनाना पड़ेगा, क्या बनेगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बनता है। इसको पहले रब कर लेते हैं, इसको रब करते हैं, थोड़ा स्पेस बनाते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन हाँ रब हो गया, बढ़िया। क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहां पड़ा है, क्वेश्चन यहां पड़ा भाई, क्वेश्चन यहां पड़ा था, हाँ ये पड़ा क्वेश्चन।
for two numbers 18 and 720, 18 and 720, then HCF multiply LCM is, भाई नंबर कौन कौन से हैं? ये दो नंबर है 18 और 720। अब इन दोनों, अब आपको निकालना है HCF मल्टीप्लाई LCM। मैंने आपको बोला था कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मैंने आपको बोला था। अब वही क्वेश्चन आ गया, तो मतलब इनका HCF और LCM क्या हुआ है? इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट। अब क्या हमें प्रोडक्ट करने की नीड है? नीड नहीं है। क्यों नहीं है यार? 18 और 72 का जो प्रोडक्ट आएगा वो 720 तो आएगा ही नहीं, ना ही वो 90 आएगा, ना ही वो 18 आएगा। एलिमिनेशन मेथड भी थोड़ा सा यूज करो। अब आएगा क्या? नन तो इसमें है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं तो आंसर तो इसी में है ना। तो मतलब ये आंसर है भाई, ये वाला आंसर। और करके देख लेना, यही आएगा। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आपका, करके देखना यही आएगा। अब इसके रिगार्डिंग और क्या बन सकते हैं क्वेश्चन? और सारे क्वेश्चन लिए मैंने, जो जो टाइप्स करवा रहा हूं उसके सारे क्वेश्चन लिए, जो जो बन सकते हैं आपके RS अग्रवाल, आपके एग्जामिनर, जहां से भी जो जो बन सकते हैं सभी लिए हैं। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भाई HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। कोई बात नहीं, निकाल देते हैं, क्योंकि हमने कंसेप्ट पढ़ लिया। अब कंसेप्ट पढ़ लिया तो निकाल देते हैं, है ना, क्या प्रॉब्लम है? तो 65 और 117 है, ले लेते हैं 65, मार्कर दूसरा लेता हूं यार मैं, 65 एंड 117। इसको मैं लिख सकता हूं 13 मल्टीप्लाई 5, 65, इसको मैं 13, हाँ 9 जा होता है, 13 की टेबल तो आती है यार, मुझे भी आती है और आपको भी आनी चाहिए, है ना। 13 9 जा, तो 9 को मैं 3 into 3 लिख सकता हूं। ये होगी बस प्राइम फैक्टराइजेशन, वो नहीं करना, डंडे डुंडे नहीं लगाने, ऐसे करना आपको, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें HCF क्या है मेरा? ये है भाई, HCF आ गया 13 आ गया। अब आपको बोला है कि HCF है जो इस फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ है, 65m माइनस 117, इस फॉर्म में पड़ा है। तो m क्या होगा? m क्या होगा? m क्या होगा? तो ये जो HCF है ये किसके इक्वल है मेरा? 13 के। तो 65m, आई थिंक इसके बाद आपको करने की नीड नहीं है, इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। माइनस 117, उधर जाके क्या होगा? प्लस 117, तो ये 130। और जब m निकालना होगा तो 65 2 जा, यानी m की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो m आया मेरा 2। तो देखें ऑप्शन में है, देखें ऑप्शन में हमारा 2 है या नहीं है? 2 है ऑप्शन में, देख लेते हैं। ये पड़ा भाई, ये पड़ा, ये आंसर है 2। तो ये आपका हो गया m की वैल्यू। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, इफ एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 इज 10m प्लस 4 देन वैल्यू ऑफ m। तो सेम आपको इस तरह से निकालनी है, मैंने आपको ये बता दिया, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। कंसेप्ट देख लेते हैं कि आपने कर लिया, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालना, ये आंसर क्या होगा। क्या 12 और 42 का एलसीएम दिया हुआ है, तो पहले आप इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकाल के जो भी एलसीएम आएगा, एलसीएम कुछ भी आया उसको आप इसके इक्वल रख दो। इक्वल रखने से m की वैल्यू आएगी, और क्या वैल्यू आएगी मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये थे इसके एचसीएफ और एलसीएम के। आगे स्टेटमेंट पे भी चलते हैं हम, स्टेटमेंट वाले कंसेप्ट पे। ये तो हो गया हमारे। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये हमारे स्टेटमेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले। और स्टेटमेंट को देख के आपको डरना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स। यस, तो हम कर रहे थे एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन। अब देखो स्टेटमेंट देख के स्टूडेंट्स थोड़ा डर जाते हैं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इसमें एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। देखो सबसे पहले तो मैंने आपको एक ट्रिक दी थी
कि जब भी क्वेश्चन आए बेल वाला क्वेश्चन, 4 bells toll at इंटरवल, जब भी बेल की बात करें या रिंग की बात करें तो आपको एलसीएम ही फाइंड करना है। ठीक है, आप आगे क्वेश्चन पढ़ो ना पढ़ो, आपको हिंट दे दिया मैंने, आप एलसीएम ही फाइंड करोगे। बट फिर भी पूछ क्या है देख लेते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। कह रहे 4 bells toll at इंटरवल 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड एंड 30, मतलब 4 बेल है, वो 10 सेकेंड, एक पहले 10 सेकेंड के गैप में बज रही है, दूसरी 15 सेकेंड के गैप पे टोल हो रही है, तीसरी 20 सेकेंड के गैप पे टोल हो रही है, और 4 30 सेकेंड के गैप पे। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर एक हमारी बेल अभी लगी तो दूसरी 10 सेकेंड के बाद, और सेकेंड वाले की बात करें उसका गैप कितना है 15 सेकेंड का, थर्ड वाली का 20 सेकेंड का, फोर्थ वाले का 30 सेकेंड का गैप है। मतलब फोर्थ वाले की अगर बात करें, अगर पहली बेल अभी है तो सेकेंड 30 सेकेंड के बाद टोल होगी। ये इसका कंसेप्ट है। अब कह रहा है इफ दे टोल टुगेदर एट 10 AM, यानी अगर वो 10 बजे चारों बजनी स्टार्ट होती हैं, टोल होनी स्टार्ट होती है, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूं, देन व्हाट टाइम विल दे टोल टुगेदर एट फर्स्ट टाइम आफ्टर 10 AM। करना क्या, सिंपल सी बात है, देखो भाई ये 10 सेकेंड का टाइम है, ये 15, 20 और 30। अब हमें करना है ऐसा लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है जो इन सबको डिवाइड कर सके, 10, 15 और 20 और 30 को। आप ऑप्शन में से ही देख सकते हो। अगर मैं देखूं 10 को डिवाइड कर सकता है 10, 60 ऐसा मल्टीपल है जो 10 60 को डिवाइड करता है, 15 भी डिवाइड करता है, 20 भी डिवाइड करता है और 30 भी, यानी 60 सेकेंड क्या है, इनका एलसीएम है। अगर आप फाइंड करो मतलब ये कंबाइन 60 सेकेंड के बाद टुगेदर टोल करेंगी। मतलब स्टार्ट कितने बजे हुए हैं, 10 बजे, तो अब 10 बजे अगर स्टार्ट हुई है तो 60 सेकेंड बाद क्या होगा, 10:01। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा फर्स्ट। क्लियर। बट अब सोल्व कैसे करेंगे मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूं आपको। देखो 10 है, 15 है, स्केच दूसरा ले लेते हैं, उसके बाद 20 और 30। ठीक है, इनका एलसीएम फाइंड करना है। वैसे तो सिंपल सी ट्रिक है एलसीएम फाइंड करने की, आपको कोई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, वो ट्रेडिशनल मेथड यूज करो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। देखो 60 एक ऐसा नंबर है जो 10 से भी डिवाइड होता है, 15 से भी डिवाइड होता है, 20 से भी और 30 से भी, तो ये इसका एलसीएम है डायरेक्ट। क्लियर। अब एलसीएम हमारा आ गया तो ये हुआ हमारा आंसर, यानी आफ्टर 60 सेकेंड। और दूसरे मेथड से आपको करना है तो मैंने आपको एलसीएम फाइंड करना सिखाया है। ठीक है, आप उस मेथड से कर सकते हो। मींस इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यस ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सुधीर वांट्स टू प्लांट बनाना 88 बनाना, ठीक है, एंड 66 एप्पल ट्री एंड 110 मैंगो ट्री। मतलब सुधीर क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, मतलब वो बनाना की ट्री भी लगा रहा है, एप्पल के भी लगा रहा है और मैंगो के भी लगा रहा है, और एक गार्डन में, और उसको क्या चाहिए, इक्वल रो। देखो क्या पॉइंट आ गया, इक्वल रो। मैंने आपको बोला है स्टेटमेंट में ही आपका आंसर छुपा है। मैंने आपको बोला था कि अगर रो आ जाए, जब रो आएगी तो रो जब मिल गया या कॉलम मिल गया तो एचसीएफ ही आएगा। अब अगर आप स्टेटमेंट पढ़ो या ना पढ़ो, ना भी पढ़ो पूरी, बस ये ले लो, नंबर ले लो 88, 66 और 110, इसका एचसीएफ निकाल दो, वहां से आपकी नंबर ऑफ रोज आ जाएंगे। बट फिर भी मैं आपको समझाता हूं अच्छे से कि आया कैसे, बट आपने माइंड यूज करना है। एमसीक्यू करोगे तो मैंने आपको ये ट्रिक दे दिया, हिंट दे दिया, तो आप इस हिंट से सीधा एचसीएफ निकालो और आंसर फाइंड करो। बट हम सीखते भी हैं क्योंकि आपको सिखाना भी है कैसे करना है। तो करते हैं क्वेश्चन ये, हमारे पास कितना 88, 66 और 110। तो 88 लिया, उसके बाद 66 और 110। अब मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करना कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, इसका करो और इसका करो, ऐसा कुछ नहीं करना कि ये 2 लाइन लगानी है ट्रेडिशनल मेथड, नहीं। 88 को कैसे कर सकते हैं, अब देखो इसका एचसीएफ फाइंड करना, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। मैंने आपको बोला कि ये ट्रेडिशनल मेथड नहीं करना, टाइम सेव करते हैं। 88 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 × 11
यानी 88 की अगर बात करें 8 मल्टीप्लाई 11, तो 11 तो ऑलरेडी प्राइम है, 8 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 11, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 66। 66 को मैं क्या लिख सकता हूं 6 मल्टीप्लाई 11, बट अभी 6 हमारा कंपोजिट नंबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 11 एज इट इज। ठीक है, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। 110 को मैं क्या लिख सकता हूं 10 इंटू 11 या 11 इंटू 10, बात एक ही है, तो इसको 10 को मैं प्राइम फैक्टराइज करूंगा 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 11। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं कि इस तरह से टाइम वेस्ट नहीं करना कि डिवाइड करके देखो, पहले कंपोजिट नंबर में ब्रेक कर लो और फिर उसको प्राइम में। अब देखो इसका एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप देखो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। अब अगर मैं बात करूं, यहां पर देखो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है और यहां पर भी 2 है। अगर देखो तीनों में एक सिंगल 2 हमारा कॉमन आ रहा है ना, तो एक तो 2 को बाहर निकाल लिया। और देखते हैं 3 नहीं है दोनों में, 5 भी दोनों में नहीं है, एक 11 है, 11 हम दोनों से बाहर निकाल सकते हैं तीनों में से, तो एक 11 आ गया, तो 11 मल्टीप्लाई 2 यानी 22 हमारा क्या हुआ एचसीएफ। तो अब आपका आंसर आ गया, एचसीएफ आ गया 22। इससे हमें क्या हिंट मिलेगा कि हम कितनी रोज बना सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है, अब देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, अगर समझ में आ जाए कंसेप्ट तो क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी कहां पर है क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा देखते हैं कहां पर है क्वेश्चन ये रहा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि he wants to make distinct row of tree then the minimum number of rows। अब एक बात और सोच लो, सुन लो ध्यान से, कि जब पूछ ले कि इक्वल नंबर ऑफ रोज बनानी है तो आपको एचसीएफ निकालना है। जब कहीं नंबर ऑफ रोज की बात आ जाए, नंबर आ जाए कि नंबर ऑफ रोज निकालना है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालने के बाद क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे 88 बनाना है, तो अब 22 एचसीएफ आया, तो इसकी कितनी रोज बनेगी 4, क्योंकि 22 4 जा 88। यहां पर कितना है 66 एप्पल है, तो अगर एक रो 22 की है तो 66 हमारे क्या 66 एप्पल है, तो कितनी रोज बनेगी 3 रोज बनेगी प्लस 3। अब 110 मैंगो है, मैंगो ज्यादा है भाई उसके पास, है ना, तो 110 अगर मैंगो है तो कितनी रोज बनेगी 5 रोज बनेगी। जब 22 की एक मैंगो की रो है तो 5 बनेगी, तो टोटल नंबर ऑफ रोज होगी 4 प्लस 3 7 प्लस 5 12, तो टोटल नंबर ऑफ रोज होगी 12। तो आपका आंसर ये पड़ा 12, है ना। यहाँ पे ये देखो स्केच के पास पड़ा, तो नीचे छुप गया थोड़ा सा ये, बट आंसर क्या है हमारा 12। तो मेरे कहने की बात ये है, क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं स्टेटमेंट में, या तो रोज और कॉलम से रिलेटेड आते हैं या बेल से रिलेटेड आते हैं, ये लगभग यही आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया, जहां पे रो कॉलम हो एचसीएफ, जहां पे बेल वगैरह रिंग कर रही हो एलसीएम। बाकी थोड़ी थोड़ी आप प्रैक्टिस करोगे और क्रैमिंग मत करना, यहाँ पे थोड़ा सा समझना कि क्या करना है। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपको पता लग जाएगा कि एलसीएम है या एचसीएफ है। तो अगले कंसेप्ट पे चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट। इसके बाद देखो मुझे क्या करना है, इसके बाद हम करते हैं ये वाला कंसेप्ट। अब देखो ये करेंगे हम 6n वाला कंसेप्ट। इसको देख के भी बच्चे डरते हैं कि पता नहीं क्या है। देखो 6n एंड विद 0, 6n एंड विद 0, क्या ये पॉसिबल है? 6n एंड विद 0, क्या ये पॉसिबल है? अगर ये नंबर इसके एंड में 0 आए तो इसका मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, इसका मतलब 5 इसका फैक्टर होगा। कोई भी नंबर ले लो आप 10 ले लो, ये 5 से डिवाइड होता है, 20 ले लो, ये 5 से डिवाइड होता है। मतलब जिनके भी एंड में 0 आए वो नंबर 5 से तो डिवाइड होंगे। हम मान लिया 2 से डिवाइड होंगे, 10 से डिवाइड होंगे, तो 5 से तो डिवाइड होंगे, मतलब 5 तो फैक्टर होगा।
बट आप यहां पे देखो 6 पावर n है, n की कोई भी वैल्यू रखो आप, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, क्या कहीं भी 0 आएगा? नहीं आएगा। देखो 6 पावर 1 रखो 6, 6 पावर 2 रखो 36, 6 पावर 3 रखो 216, कहीं भी 0 आ रहा है? कहीं भी 0 नहीं आ रहा। इसके अगर फैक्टर देखें 2 और 3 के फैक्टर्स आएंगे। अगर मैं देखूं 6 को, 6 के फैक्टर्स में देखें और 2 और 3 के फैक्टर आएंगे, कहीं भी 5 का फैक्टर नहीं आएगा। सो देयरफॉर 6 पावर n या 4 पावर n या 2 पावर n या किसी 3 पावर n, ये सब कभी भी कैन नॉट एंड विथ 0, कांट एंड विथ 0। इज इट क्लियर? तो ये था हमारा कंसेप्ट। अब आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, साथ में आपको एग्जांपल भी देता हूं। हमने क्वेश्चन कलेक्ट किए हुए हैं हर एक कंसेप्ट के। क्वेश्चन हमारा ये रहा, देखो क्या कह रहा है, 12 पावर n एंड विद डिजिट 0 फॉर नेचुरल नंबर n। अब n की वैल्यू निकालनी है। अब n की वैल्यू क्या हो सकती है? मैंने आपको बोला n कुछ भी पुट कर लो, ये कभी भी 0 और 5 से एंड नहीं होगा। आप n2 पुट करो तो भी नहीं होगा, 3 पुट करो तो भी नहीं होगा, 5 पुट करो तो भी नहीं होगा। तो इसका आंसर आएगा नो वैल्यू। क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, मैं आपको साथ साथ में आइडिया दे रहा हूं कि क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ताकि आपका जो टॉपिक के साथ साथ का कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो। अब ये है नंबर 4 है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको रब कर लेता हूं ऊपर वाले को, है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा, नीचे वाला आपको समझ आएगा थोड़ा अच्छे से। द नंबर 4n, ये 4n नहीं है, ये है मेरा 4 पावर n, 4 पावर n। द नंबर 4 पावर n where n is natural number and with the digit 0 for any natural number n। ये क्या कह रहा है कि जो नंबर 4n है where n is natural number and with digit 0 for any natural number n, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं n की कोई भी वैल्यू रखूं, कोई भी नेचुरल नंबर रखूं, क्या ये 0 से एंड होगा? ये कभी भी नहीं होगा 0 से एंड। क्यों नहीं होगा? मैंने आपको समझा दिया है। तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। ऐसा नहीं है भाई, इसका आंसर आएगा फॉल्स। तो ये कंसेप्ट भी हमारा हो चुका है। बस अब थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन रह गए इस चैप्टर के। लगभग तो सारा ही कवर कर लिया है जो लगभग पिछले 5 सालों में पूछा गया है, बट फिर भी 1-2 कंसेप्ट रहते हैं, इस वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है? तो आगे चलते हैं भाई, इसको रब कर ले। आगे क्या पढ़ना है हमें? आगे नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हम। आगे थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। हाँ जी, हाँ जी, यहां पर देखो, ये अब कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे बस। अब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन खत्म करते हैं, जो एनसीईआरटी के अलावा या जो एक्स्ट्रा बुक्स में कुछ एक्स्ट्रा सीबीएसई क्वेश्चन पूछ लेता है, उनकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे थोड़ा शोर हो रहा है, ठीक है, बट वीडियो अभी देख अच्छे से समझते हैं जो भी कंसेप्ट है। देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये है हमारा पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 129 and 545 leaving remainder 3 and 5। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो 129 को डिवाइड करे और 545 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर या तो 3 आए, इस केस में 3 आए और इस केस में 5 आए। तो सबसे पहले जो ट्रेडिशनल मेथड है इसको करने का, ठीक है, और उससे भी ज्यादा सिंपल मेथड है, आप इनमें से देख लो, इनमें से देख लो आप डिवाइड करके, किससे डिवाइड, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको डिवाइड करेंगे, ये है। अब इसको ना आप मुश्किल मत बनाओ,
मुश्किल कब था, जब सब्जेक्टिव करना हो, तब आपको करके देखना था अभी क्या करूं मैं, माइनस करूं, इसमें प्लस करूं, तब तो आपको करना था, है ना। अब तो आसान हो गया, अब तो आप रफ में आप जो मर्जी करो, उनको थोड़ी बता, आपको तो आंसर देना है। तो एक आंसर तो ये है कि आप इसमें से ही देख लो, ऑप्शन में से कौन सा नंबर है। देखो ये तो होगा नहीं, ये होगा कोई, ये तो इनसे ऑलरेडी बड़ा है। आंसर इन तीनों में से आएगा, इनमें से चेक करो कि 13 से डिवाइड करने से 3 आता है, नहीं आता, 13 की टेबल पे नहीं आ रहा है ना। उसके बाद 13 की टेबल पे आता ही नहीं है, ये 129 कैसे आ जाएगा। जब 13 की टेबल पे नहीं आता तो 65 की टेबल पे भी नहीं आएगा। तो भाई ये आंसर बच गया 18, सिर्फ 18 ये आंसर है। ना तो ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ही ये हो सकता, 18 आंसर है। तो कहीं ना कहीं आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, ठीक है। बट फिर भी करना कैसे है, मैं आपको एक समझा देता हूं। इस टाइप के ये 3 क्वेश्चन ऐसे ही है, फिर आपको करना है और कमेंट में आंसर देना। तो हम चलो समझते हैं इसको, है ना, समझते हैं इसको। देखो समझते कैसे हैं, पहले तो मार्क कर लेते हैं, व्हाइट वाला मार्क कर लेते हैं, फिर समझते हैं। 129 और दूसरा था हमारा, दूसरा था 545, 545 मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो इनको डिवाइड करेगा। इस केस में 3 आएगा और इस केस में 5 आएगा। तो पहले तो इसमें से 3 माइनस कर लो, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो 126 आया, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 540। ये मैजिक नहीं भाई, 540। इज इट क्लियर। अब देखते हैं, अब देखते हैं इन दोनों का HCF कैसे आएगा। HCF मतलब HCF तो निकालना, इसको निकालना है कि कौन सा नंबर इनको डिवाइड करेगा। तो जो इनको डिवाइड करेगा मतलब क्या होगा, HCF एलसीएम तो वो होता है ना कि इनसे जो डिवाइड होगा, थोड़ा सा समझना है बस। तो देखते हैं 126 को भाई डंडा डुंडा नहीं लगाना, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी, देखते हैं कैसे करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 6 मल्टीप्लाई 21 लिख सकता हूं, 6 मल्टीप्लाई 21। अब इनको आगे ब्रेक कर लो, यहां लिख देता हूं मैं थोड़ा अच्छे से, 126 6 मल्टीप्लाई 21, 6 को 3 इंटू 2, 21 को 7 इंटू 3, मैजिक नहीं यार। 540 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं 54 इंटू 10 लिख सकता हूं, है ना। तो 540 ये क्या हो गया भाई, ऐसे नहीं भाई, गड़बड़ नहीं। 126 540 54 इंटू 10, और 54 को मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 6, 9 इंटू 6, और 10 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 5। ये तो हो गया, बट 9 और 6 गड़बड़ कर रहे हैं। तो 9 और 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 3, और 6 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 2। ये लिख सकता हूं मैं, 9 को मैंने 3 इंटू 3 लिखा, इसको 3 इंटू 2 लिखा, ठीक है। अब आगे करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को। देखो इनका HCF क्या आएगा, इनका HCF निकाल दो बस, वही आंसर है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन ये 3 और 2, ये दोनों, एक तो ये पड़े हैं, ये पड़ा, यानी 3 और 2 निकल गए। एक 3 यहां पे भी पड़ा है, इधर एक 3 यहां पे भी पड़ा है, तो एक 3 और निकल गया बस। यानी ऊपर 2 3 पड़े थे, 2 3 कॉमन ले लिए, एक 2 पड़ा था, एक कॉमन ले लिए, बाकी इनका कोई नहीं दिया। तो 3 2 जा 6, 3 जा 18, तो ये आपका आंसर हुआ। यानी 18 ऐसा नंबर है जो 129 और 545 इनको अगर डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा या 5 आएगा। बट इससे भी आसान मेथड मैं आपको बोल रहा हूं, आप है ना ऑप्शन में से एलिमिनेशन करो कि कौन सा नहीं हो सकता, ठीक है। फिर जो होता है उससे चेक कर लो, डिवाइड करके देख लो। ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, बट आपको समझाना है कि बेस क्या है, इसलिए मैंने समझाया। आगे चलते हैं,
नेक्स्ट कंसेप्ट पे आगे क्वेश्चन था हमारा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड एक और नंबर आएगा 542 एंड 542 लीविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15। भाई ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करे? इस केस में रिमाइंडर आए 7, इस केस में रिमाइंडर आए 11, इस वाले केस में रिमाइंडर आए 15। तो ऐसा कौन सा नंबर है? आप क्या करो, सबसे पहले तो आप क्या करो, यहीं से चेक करना शुरू कर दो। यहां से 18 को फर्स्ट वाले से चेक करके देखो, ठीक है, रिमाइंडर 7 आता है या नहीं आता। 18 टू 36 नहीं आएगा, इस केस में नहीं आएगा, पहला नहीं हो सकता। फिर 144 से करो, 210 से करो, 17 से करो। तो अब इस क्वेश्चन पे देख, पहला तो मैंने मेथड आपको बताया कि डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं। दूसरा वही जैसे मैंने पहला सेम इसमें किया, आप 398 में से पहले क्या माइनस करोगे, ठीक है, 7 माइनस करो, यानी ये बन जाएगा 391, और 436 में से आप माइनस करोगे 11, तो ये बन जाएगा 425, और उसके बाद जो मेरा लास्ट यहाँ पे 542 है, मैंने अभी लिखा था, अब रब हो गया, थोड़ा मैजिक हो रहा है यहाँ पे। 542 में से 15 माइनस करेंगे तो 527। तो इन तीन नंबर का एचसीएफ निकालोगे ऐसे ही। देखो मैंने आपको हिंट दे दिया कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है, पहला क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया। तो अब ये जो तीन कंसेप्ट, ये जो तीन वैल्यूज आई है, इनका एचसीएफ फाइंड करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। बट उससे भी बढ़िया मेथड ये है कि आप पहले डिवाइड करके देखो, एक एक करके देख लो। जैसे 18 फर्स्ट 398 से किया, भाई ये तो 7 रिमाइंडर नहीं दे रहा, कट करा इसको, अगले पे चलो, जो 7 रिमाइंडर एक पे ही नहीं दे रहा, तो अगला आंसर तो चेक करना ही नहीं, फिर ये वाला देखो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। सेम यही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी हमें एक दो कंसेप्ट और करने अच्छे अच्छे से, तो मैं इस टाइप का एक करवा चुका हूं, बाकी आप सोल्व करना और कमेंट बॉक्स में राइट करना, ठीक है। आंसर क्या आएगा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 245 एंड 1035 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। यानी पहले 5 इन ईच केस, दोनों यहां से कौन सा नंबर है जो इनको डिवाइड करे और 5 बचे। आंसर से देखें, बिना करे देखते हैं, क्या 350 है? 350 तो इसको डिवाइड ही नहीं कर सकता, इससे ऑलरेडी बड़ा पड़ेगा। 240 अगर इसको डिवाइड करेगा, हाँ 5 आ रहा है ना, इसको देख लो, 24 से अगर चेक करें ये भी कर रहा है, यानी आप आंसर से ही करके देख लो। मैं इन तरह के क्वेश्चंस में मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप आंसर से डिवाइड करके दो, देखो। और नहीं अगर ऐसे देखना तो आपके पास मैंने आपको मेथड करवा ही दिया। इज इट क्लियर? तो अब चलते हैं हमारे अगले कंसेप्ट की तरफ। थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर लेता हूं। अगला कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बना है, इसलिए मैं करवा रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो, एक्स वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब वाई आपको निकालना है, इनका प्राइम नंबर्स हैं, आपको निकालना क्या है इसका, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है मेरे पास एचसीएफ, यस। तो इसमें आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है एलसीएम? मैं एक्स वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब वाई, इनका एलसीएम बिल्कुल सिंपल है। जब भी एलसीएम निकालना हो, कौन कौन से नंबर है एक्स वाई स्क्वायर, मैं आपको समझा देता हूं। एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, एक तो मेरे पास ये है ए नंबर मेरा, दूसरा जो मेरा बी है, बी क्या है मेरे पास, देख लेते हैं बी क्या था। बी क्या था मेरे पास, एक्स क्यूब वाई, बी है मेरे पास एक्स क्यूब वाई।
तो इनका एलसीएम क्या होगा? इसमें कौन कौन से नंबर है? 2 नंबर है, एक तो x है भाई, एक y है। x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। y की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो आंसर क्या आएगा? x क्यूब y स्क्वायर। दिस इज योर एलसीएम। तो चेक करें क्या है या नहीं। चेक करते हैं। ये पढ़ा, ये आपका आंसर है। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज की सेकंड लास्ट स्लाइड है, माइट बी लास्ट भी हो, हम देखते हैं। ये जो क्वेश्चंस है ये भी पूछे जा रहे हैं सैंपल पेपर्स में। तो वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी लगे बट आपके लिए वैल्यूएबल है, क्योंकि सारे कंसेप्ट कवर अप किए, लगभग सारे किए हैं। क्योंकि इस टाइम पे अक्टूबर में हमें चाहिए जितने भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट आ रहे हैं वो सब कर लें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, आपको एचसीएफ फाइंड करना है। किसका? इसका और इसका। तो एचसीएफ फाइंड करते हैं किसका। ए है मेरा, मैं थोड़ा डार्क ले लेता हूं स्केच यहां पर। ए है मेरा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी है मेरे पास एक्स वाई स्क्वायर। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट अगर देखें तो एक्स क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स क्यूब को मैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स और वाई स्क्वायर को वाई मल्टीप्लाई वाई, और एक्स वाई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स वाई स्क्वायर को मैं वाई मल्टीप्लाई वाई। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? हाईएस्ट, एक तो यहां से x कॉमन आ रहा है, स्केच दूसरा लेते हैं, आपको समझाता हूं। और क्या आ रहा है भाई? और एक y आ रहा है। बस करना क्या है? बस ये एरो ही तो लगाने हैं। तो एक्स वाई, एचसीएफ क्या आया? एक्स वाई, ये पड़ा एक्स वाई। तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। यही थोड़ा समझाता हूं आपको, इसको थोड़ा रब कर ले। बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। ये सारे जितने भी सैंपल पेपर्स हैं लगभग सब में ये 4 क्वेश्चन लास्ट के लगभग सब में पूछे जा रहे हैं। कह रहा है कि लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। 1 to 10 से जो भी नंबर्स हैं, 1 to 10 में जो भी नंबर्स हैं, इनसे डिवाइड होने वाला कौन सा नंबर है? इन सारे नंबर से डिवाइड होने वाला कौन सा नंबर है? मतलब इनसे कौन डिवाइड होगा? इनका एलसीएम, इसका एलसीएम होगा ना इससे। एचसीएफ तो इसको डिवाइड करेगा, एलसीएम होगा इनसे जो डिवाइड होगा। तो अब इसका एलसीएम क्या होगा? यानी इससे कौन सा नंबर डिवाइड होगा? देखें, अगर मैं ऑप्शन में से देखना चाहूं तो 10 है हमारा, 10 3 से तो होता नहीं, क्रॉस एलिमिनेशन करो यहीं से। क्वेश्चन आए या ना आए पता नहीं, एलसीएम निकालना आए ना आए पता नहीं, बट हम यहाँ एमसी का उसे कर सकते हैं। 100 है, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्रॉस कर दो। 504, हाँ ये होगा 3 से डिवाइड, बट 7 से होगा, 7 से भी हो रहा है। 8 9 से, या इन दोनों पे लग रहा है हमें, इन दोनों पे लग रहा है कि ये दोनों नंबर हो सकते हैं हमारे। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मैं सोल्व करके देख सकता हूं। इसका आंसर आएगा ये 2520। क्लियर? क्योंकि कहीं ना कहीं ये नंबर भी डिवाइड नहीं हो रहा 1 to 10, ये नंबर सबसे डिवाइड हो रहा है। तो डायरेक्टली अगर देखे तो एक आप क्या कर सकते हो, डिवाइड करके देखो, नहीं तो एलसीएम कैसे निकाल लेंगे? मैं एलसीएम निकालना दिखा देता हूं आपको। एलसीएम कैसे निकाल लेंगे? देखो 1 to 10, 1 को तो मैं 1 ही लिख सकता हूं, 2 को मैं 2 लिख सकता हूं, 3 को 3, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 5 को 5 लिख दिया, 6 को 2 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया, 7 ही रहेगा, 8 को 2 का क्यूब लिख सकता हूं, 9 को मैं लिख सकता हूं 3 स्क्वायर, और अगर 10 की बात करें तो 10 को 2 into 5। बिल्कुल मैं इसको ओपन करके समझा रहा हूं, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको बता भी दिया कि आप
शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन से नंबर है, 2 है भाई, मल्टीप्लाई 3 है, 5 और 7, ये 4 तरह के नंबर है। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की मैक्सिमम पावर है 3, ये 3 लगा दिया। 5 तो 1 ही है। 3 देखते हैं, 3 की मैक्सिमम पावर है 2। 7 भी एक ही है, तो इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आएगा। सोल्व करें तो ये 8 हो गया, 8 5 जा 40, और ये हो जाएगा मेरा, देखो 2 क्यूब को मैं 8 लिख सकता हूं, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं 9 और इसको लिख सकता हूं मैं 7, ठीक है। अब मल्टीप्लाई भी ये देखने की इजी कैसे रहेगी, इजी ऐसे रहेगी, 8 5 जा 40 और ये आपका रहेगा 63 को 40 से मत करो, 4 से करो, ये आएगा 252 और पीछे 0 लगा दी, तो ये आपका हुआ आंसर। इज इट क्लियर? तो यानी ये हमारा हो गया डिविजिबल। हर सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन पड़ा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे देखते हैं अभी क्या रह गया हमारा। उसके बाद हमारा, हाँ, ये दो क्वेश्चंस भी बच्चों को बहुत तंग कर रहे हैं। मैं डिटेल में करवाता हूं इन दोनों क्वेश्चंस को। क्या कह रहा है, पहले तो स्टेटमेंट उतारते हैं। स्टेटमेंट क्या है, -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 4n। पहले स्टेटमेंट लेते हैं कि -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 4n, ठीक है। यहां देखो आप, -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 4n इज इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा ये देखो, अगर मैं n को नेगेटिव पुट करता हूं, अगर मैं n को कोई नेगेटिव इंटीजर पुट करूं, मान लिया मैंने पुट कर दिया -1 और n को मैंने नेगेटिव इंटीजर मान लिया मैंने -2 पुट कर दिया, तो अब ये देखो -1 की पावर -2, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 1/-1 की पावर 2 लिख सकता हूं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 की पावर 2 है तो 1 ही आएगा। और प्लस में अगर मैं n को नेगेटिव पुट करता हूं, यानी -2 पुट करूंगा तो 4 2 जा -8, यानी -1 की पावर -8, इसको लिख सकता हूं 1/-1 की पावर 8। ये भी क्या आएगा, +1, तो 1 + 1 आ गया 2। हमें तो क्या चाहिए, 0, पहला नहीं हो सकता। उसके बाद एनी इवन नेचुरल नंबर, कोई भी इवन नेचुरल नंबर पुट कर लो। अगर इवन करोगे, यहां पे 2 पुट करो, ये भी 1 आ जाएगा, यहां 2 पुट करो 8। अगर -1 की पावर इवन हो तो 1 आता है, ओड हो तो -1 आता है। अब कह रहा है इवन नेचुरल नंबर, इवन अगर आप पुट करोगे तो ये भी 1 हो जाएगा प्लस ये भी 1 हो जाएगा, 0 आएगा ही नहीं, तो दूसरा भी नहीं हो सकता। इसको भी क्रॉस करते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव, तो आप मतलब इवन भी लिख सकते हो, इवन पॉजिटिव इंटीजर। अगर इवन पुट करोगे, यहां 2 पुट कर लो, तो मतलब पॉजिटिव है दोनों, ये हो जाएगा -1 की पावर 2 1, -1 की पावर 4 2 जा 8, यानी ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 ये आ गया 2, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूं आपको ये क्वेश्चन। उसके बाद है एनी ओड इंटीजर, कोई भी ओड इंटीजर अगर हमें लेना हो तो देखो -1 है ओड इंटीजर, ओड मतलब 3 ले लिया, प्लस -1 की पावर 4, ओड मतलब 3। आप देखो -1 की पावर 3 क्या आएगा, -1, ये 4 3 जा 12 हो जाएगा, -1 की पावर 12 यानी +1, -1 + 1 = 0। तो आंसर आएगा आपका ये
एनी ओड नेचुरल नंबर, कोई भी ओड नेचुरल नंबर यहां पे पुट कर लो, आंसर आपका 0 ही आएगा। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस वीडियो में सारा कंटेंट पढ़ रहे हैं हम, जो वैल्यूएबल है फर्स्ट चैप्टर के लिए। अब आगे चलते हैं, हमारे लगभग वीडियो अबाउट टू फिनिश। देखो, n स्क्वायर -1 इज डिविजिबल बाय 8, किस वैल्यू पर डिविजिबल है ये? आप इंटीजर पुट करो, कोई भी इंटीजर पुट करो। अगर आप मान लिया 4 पुट करते हो तो 4 स्क्वायर -1, 16 -1 दैट इज इक्वल टू 15। क्या 15 8 से डिवाइड होगा? क्रॉस है। उसके बाद एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, यहां भी 4 पुट कर दो, नेचुरल तो 4 भी है तो ये भी क्रॉस है। एन ओड इंटीजर, अगर ओड इंटीजर की बात करें, ओड इंटीजर एन स्क्वायर, ओड मैं पुट करता हूं, मैंने 3 पुट किया, 3 स्क्वायर -1 8 आ रहा है, भाई डिविजिबल है। बट एक और चेक कर लेते हैं, क्या पता सही हो या ना हो। हम करते हैं 5 स्क्वायर -1 24 आ रहा है, बस बहुत है यार, 2 बहुत है, यानी ये आंसर है आपका, ये आपका आंसर है एन ओड इंटीजर। बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं कि क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, बट मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं कि कैसे आया ये। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं इवन इंटीजर। इवन इंटीजर तो भाई इंटीजर हो या इवन इंटीजर हो, आप यहाँ पे आपने 2 पुट किया है, यहाँ पे 4 पुट किया, यहाँ भी 4 पुट कर लो, आंसर आपका ये आ रहा है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा माइंड यूज करना और क्वेश्चन की क्रैमिंग नहीं करनी। इस वीडियो में जितने भी कंसेप्ट है, क्रैमिंग बिल्कुल नहीं करनी। अब चलते हैं लास्ट हमारी कंसेप्ट की तरफ। ये रहा, ये भी मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मैंने लास्ट में लिया है। कंपोजिट नंबर, इनमें से कंपोजिट कौन सा है? कंपोजिट कौन से होते हैं? जैसे 4 है, 1 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, बट 2 से भी डिवाइड हो रहा है। मतलब 4 एक ऐसा नंबर है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी अपने फैक्टर से और 1 के अलावा एक और नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो आप इनको देखो, अगर आपको प्लस माइनस ऑपरेशन के बीच में कहीं कॉमन नजर आ गया, अगर इस तरह के नंबर में कॉमन नजर आ गया, सिंपल सी बात, सोल्व मत करो, कॉमन नजर आ गया तो मतलब ये कंपोजिट है। ठीक है, अब आप इसमें देखो, कॉमन आ रहा है, इसमें से 7 आ रहा है, यहां 7 दोनों में है, इधर भी है 7, इधर भी है, तो 7 अगर कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा मेरे पास 3 × 5 और इधर बचेगा +1, तो 3 × 5 15 +1। वैसे तो आंसर यही हो गया, अगर कॉमन आ गया तो कंपोजिट है, आंसर ये आ गया, आंसर है ये। मैं सोल्व कर रहा हूं, सोल्व करके बता रहा हूं। 7 3 5 15 +1 16 आ गया। ठीक है, अगर 16 की बात करें तो ये आ जाएगा 102। क्लियर? यहां पे आएगा 112 70 एंड 42, ये आ जाएगा मेरा 112। अब 112 आप खुद देख लो, 112 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। और मैं आपको पहले बोल रहा हूं, आप एमसी क्या कर रहे हो, यहां तक तो आप पहुंचो ही मत, सिर्फ आप देखो कॉमन आ रहा है या नहीं। कॉमन आ रहा है तो आंसर आएगा कंपोजिट। दूसरा देखें है या नहीं, कॉमन आ रहा है, कॉमन ये पड़ा, ये 5 पड़ा, ये 5 पड़ा, तो यहां से कोई 5 अगर कॉमन आएगा, ये वैल्यू प्लस में 1। ठीक है, तो ये भी क्या है? कंपोजिट है। अब अगर देखें तो मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूं कि कंपोजिट क्यों होता है। आप देखो, ये 7 × 16 आया, बाकी रब कर लेते हैं, बाकी ये रब कर लेता हूं। सोल्व करने के बाद ये आया 7 × 16, 7 × 16 आया था। ठीक है, आप देखो कोई भी नंबर, ये कंपोजिट है या नहीं है? ये जो नंबर है, 2 नंबर है, इनकी मल्टीप्लाई से कुछ ना कुछ तो बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा। जो भी बनेगा, ये 2 नंबर उसके फैक्टर है, मतलब जो भी नंबर बनेगा 1 और 1, जो भी नंबर बनेगा 1 और ये वाला नंबर तो उसके फैक्टर है ही है, साथ में ये 2 नंबर भी फैक्टर है।
तो इसका मतलब भी ये कंपोजिट है, बिल्कुल डिटेल में बता दिया। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 112। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। तो ये था इस वीडियो में, सारी वीडियो में मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको समझाया। बस अब आपको करना क्या है, इनको अच्छे से समझो, ठीक है, और जो भी थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस करो इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी